राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, जहां जाति के उस डिवाइसिव मुद्दे को उठाया जा रहा है जो भारत में जहर भर सकता है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. परंतु उसी मंच से राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। We will think of scrapping reservation when India is a fair place. क्या ये प्रश्न राहुल गांधी के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, या फिर ये बात राहुल गांधी को फिर से पप्पू प्रमाणित करती है? Don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years. या फिर राहुल गांधी उस राजनीति को जन्म दे रहे हैं जो भारत में गृह युद्ध करवाने वाली है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो राहुल गांधी अमेरिका गए हैं। भारत में बेइज्जती करा करा के मन भर चुका था, अब थोड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती कराना चाहते थे। काफ़ी दिन भी हो गए थे, तो वहाँ इनसे पूछा गया इंडी अलायंस में कोई तालमेल नहीं है, बस आप लोग इसलिए एक साथ हो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है। इस पर भाई साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों पर अग्री करते हैं, पर ये इंडिया अलायंस है, इंडी नहीं। और ऐसा बोलने के बाद भाई ने जम के बेइज्जती कराई। It's not India alliance. That's a BJP framing. It's India alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, alliance? it's not. It's not because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. नहीं मतलब दिल से बुरा लगता है भाई, हमारे देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बाहर गांव जाता है, बेइज्जती करा करा के आ जाता है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। पर मैं तो इसी बात का शुक्र मना रहा हूँ कि वहाँ पर ये नहीं बोला, ए जर्नलिस्ट तुझे बीजेपी ने भेजा है ना, बीजेपी ने भेजा है ना। क्या ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर। आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? भाई इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। जो आदमी कह सकता है कि भारत में सिखों को कड़ा और पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, वो आदमी कुछ भी कह सकता है। मतलब मोदी जी खुद पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे में सेवा दे रहे हैं। मतलब वो मोदी जो उनकी टोपी नहीं पहनता, वो पगड़ी पहन रहा है, तब ये आदमी ये सब बोल रहा है। पर इसके बारे में ना हम आगे ढंग से बात करेंगे, अभी आगे चलते। तो भाई यहाँ से ये तो क्लियर है कि भाई को अभी तक 54-55 वर्ष की आयु में ये नहीं पता चला कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है, और सुप्रिया श्रीनेत इन्हें जननायक बनाना चाहती हैं। तो भाई इनके इमेज मेकओवर में भयंकर काम किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर जननायक बोलते हुए रील्स चलाई जा रही हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं जननायक बोलते हुए, और कुछ टटपुंजिए जननायक बोलते हुए ट्वीट कर रहे हैं। एक ना बुक भी लिखवा दी गई है राहुल गांधी को जननायक बताते हुए। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पब्लिक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पब्लिक अभी भी पप्पू ही बोल रही है। सैम पित्रोदा को चुनाव से पहले भी ये बात पता थी। People talk about him being पप्पू, और सैम पित्रोदा को आज भी बोलना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, राहुल गांधी पप्पू तो नहीं है। I must tell you, he is no पप्पू। और नहीं मतलब मेरे को ये बताओ कि लोगों को लगेगा क्यों नहीं है? कल कांग्रेस आईटी सेल ये बोल रहा था कि भाई राहुल गांधी यूएसए में है, सुपरमार्केट में गया है और वहां से बेल्ट और नारियल का तेल खरीद कर लाया है, अब बीजेपी की पिलाई करेगा। फिर जब आज ये आदमी बोला तो कुछ ऐसा बोला कि जिस देश में ये प्रधानमंत्री बनने के सपने ले रहा है, ये उसी देश में नहीं रहना चाहता है। I frankly as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. और राहुल गांधी की ये सब वीडियोस देखकर कांग्रेस आईटी सेल को अपने वो ट्वीट्स डिलीट करने पड़ते हैं। नहीं मतलब जिस आदमी को चीन में आज की डेट में भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिख रहा, वो सही में पप्पू है भाई साहब। China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. नहीं मतलब जो आदमी चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डाल दे, जो आदमी 0.01% का मतलब बोले 100 में से 10, जो आदमी सिक्योरिटी गार्ड के पैर टूटने पे बोले एक्सरे कराया और फिर उसी बात को जनगणना बता दे, जो आदमी 50 और 15 जोड़ने के बाद बोले 73। गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.001। मतलब
आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया, हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देख, ओए वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट, ये पीछे से बंदा आएगा जेब काट लेगा, ठीक है, इसका नाम अदानी। वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा, यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे डंडा लिए खड़ा होगा, अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। और ये सारे एग्जाम्पल ना मैंने आपको बिल्कुल रीसेंट वाले दिए हैं, कतई जो अभी अभी के हैं, थोड़े दिनों पहले के। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो मजा ही दिला देता है ये आदमी। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा है। भाई साहब 35 सुनने का जो मजा है ना, वो मजा मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। भाई साहब कुंभलगढ़ लिफ्ट योजना को भाई ने कुंभकर्ण लिफ्ट योजना बना दिया। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। और ये जो बोला है ना इसने, ये जो बोला है, ये IIT, UPSC हर जगह पूछा जा रहा है, पर आज तक कोई माइका लाल नहीं बना जो इसका उत्तर दे पाए। ये क्या बोला है? जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहाँ पे किसी का पैर टूटा, जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की, जब आपने प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया। कोई सेंस है इस बात की? और आजकल तो इनको नया शौक चढ़ा है, शिव जी का अर्थ समझा रहे हैं। भगवान शिव ने क्या डिस्ट्रॉय किया ये बता रहे हैं। Idea of Shiva basically. When they say Shiva is the destroyer, what is he destroying? Himself. When they say Shiva is the destroyer, what is he destroying? Himself. कोई सेंस है इस बात की? मुझे तो लगता है शायद इसीलिए राहुल गांधी ने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। भाई साहब इस आदमी को कोई कुछ भी बोल देता है, ये मान लेता है। कल बता रहे थे देवता क्या होते हैं। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. तो जी कांग्रेस IT सेल की तरफ से कोशिश बहुत हो रही है कि इन्हें जननायक बना दिया जाए, पर इनकी हरकतें पप्पू वाली ही हैं, तो लोगों में प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर पप्पू ना अब हानिकारक हो गया है और विश्व वमन भी कर रहा है। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी देश के अंदर राजनीति का जहरीला होना एक सामान्य सी बात है। अंतर केवल इस बात का आ जाता है कि क्या आपकी राजनीति देश को तोड़ने या देश में सिविल वॉर की डायरेक्शन में तो नहीं लेके जा रही है। भारत में राजनीति इसी स्तर पर की जा रही है इस समय, जिसमें एक वर्ग के लोग भाषा, जाति, क्षेत्र, लिंग, रंग, अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, दलित, आर्य, द्रविड़, हिंदी, तमिल, धनवान, निर्धन, हिंदू, सिख, इन सब आधार पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, ये प्रयास किए जा रहे हैं। एक एक करके आपको उदाहरण दिखाता हूं। राहुल गांधी ने अमेरिका में अपनी स्पीच में कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी या कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. Really? भारत में सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही। आई थिंक राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि इस देश में सिखों की पगड़ी उछालने वाले केवल एक ही कम्युनिटी के लोग रहे हैं, वो है कांग्रेस कम्युनिटी के लोग। 1984 का ये वीडियो देखिए। You see, I used to look like this, said Mr. Puran Singh. His identity card showed a proud bearded man. Now he has no beard and a shorn head. The government wants to destroy us, they told us. और इसके विपरीत आज भारत में सिख समुदाय के लिए किए गए कार्य इतने हैं कि दल खालसा जैसा एक खालिस्तानी संगठन का फाउंडर तक
करंट गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है। इन कामों पर किताब छप चुकी है, पर जब मंशा ये है कि हिंदू सिख लड़ें तो भाई मुंह में बिना हड्डी की जुबान निकाल कर कुछ भी फुंकार दो। परंतु ये कोई इकलौता मामला नहीं है। राहुल जी ने यूएस में ये भी कहा, And in our constitution, it's clearly stated, India, that is Bharat, is a union of states. Which means, just like in the United States, no state is superior to any other state. No language is superior to any other language. परंतु इसके विपरीत भारत में जब वो किसी राज्य में जाते हैं ना, तो किसी दूसरे राज्य के लोगों के प्रति घृणा ही भरते दिखते हैं। पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे। आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। If you go to North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar, and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? 167 रुपीज टी वर्कर को मिलता है। क्या मिलता है इससे? तो चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। भाई साहब, सांप के जहर की भी रिफिलिंग होती है, परंतु ये कैसा प्रोडक्शन हाउस है अंदर के जहर अंदर खत्म ही नहीं होता। पर चलिए हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं। राहुल गांधी ने यूएस में ये भी कहा, So if you say to the people of Andhra Pradesh that look, Telugu is not as important as Hindi, you're insulting the people of Andhra Pradesh. Because you're saying to them that your history is not important, your tradition is not important, your food is not important, your music is not important, your forefathers are not important. जब राहुल गांधी यूएस में ये सब बोल रहे थे, उसी के आसपास एक हिंदी भाषी लड़की पर बेंगलोर में एक ऑटो ड्राइवर अटैक कर देता है। और ऐसे अनेकों अटैक हो चुके हैं जब हिंदी में किसी क्षेत्र पर कुछ लिखा गया है उसे तोड़ फोड़ दिया गया है। 14 लाख रुपए हर महीने लोगों से उठाने वाले लोग ट्वीट कर करके ऐसे स्थानों का पता बताते हैं। हिंदू वर्सेस सिख, तमिल वर्सेस हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिलनाडु वर्सेस यूपी, जब ऐसे मुद्दों से मन ना भरे तो यूएस में बैठकर औरतों को भड़काया जाता है लिंग के आधार पर। The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. मतलब भाई साहब, अपने विश्लेषण में कोई कितना गलत हो सकता है? क्या आधार है बात करने का? नवंबर 2023 तक इस देश के अंदर 44 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन हुए हैं। इनमें से 70% महिलाओं को दिए गए हैं अपना बिजनेस खोलने के लिए। 56 यानी कि 56% जनधन अकाउंट महिलाओं के खोले गए हैं। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की स्कीम चल रही है। पर मुंह खोलो और कुछ भी बोलो, भाई चल क्या रहा है? सामने बैठा आदमी और भी बड़े वाला है जो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। इनमें से हर मुद्दा पोटेंशियली देश की जड़ें हिलाने वाला है। पर चलिए, जो आपको दिखाया गया है ना, ये कुछ भी नहीं है। असली जहर जो इस देश में उपद्रव की स्थिति ला सकता है, जो इस देश में सिविल वॉर ला सकता है, वो जाति के नाम पर किया जा रहा है, वो किसी और चीज पर भी किया जा रहा है। कैसे? वो आगे देखते हैं। देखिए, जिस स्तर पर भारत को ये डिवाइड करने का कार्य चल रहा है ना, यदि 25% भी सक्सेस प्राप्त कर गया तो आपके बच्चे के भाग्य में केवल गृह युद्ध लिखा होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि जिस स्तर पर भी मानव विभक्त हो सकता है, इस समय हर उस प्रयास को किया जा रहा है। अडानी और इलॉन मस्क पूरे विश्व के सबसे पहले ट्रिलियनर बनने वाले हैं। जहां इस न्यूज से यूएस की राजनीति खुश है, राहुल गांधी ने इस पर भी यूएस में बैठे बैठे मोर्चा खोल दिया है, कास्ट का नाम लेकर। We agree that the Constitution of India should be defended. Most of us agree on the idea of the caste census. We agree that two business people, namely Mr. Adani and Mr. Ambani, shouldn't run every single business in India. भाई साहब, क्या बोल रहे हो? एवरी सिंगल बिजनेस? लगता है कोई महंगे वाला सूंगा है। भाई साहब, इस देश में 1.25 लाख स्टार्टअप खुले हैं, सारे अडानी के नाम पे हैं क्या? और ऐसा कौन सा बिजनेस है अडानी का जिसमें अडानी की मोनोपोली हो? एक बिजनेस बताओ। पोर्ट, विलमार, मेट्रो, सड़क, कोयला, एक्सपोर्ट, एक तो बताओ। सरल शब्दों में, देश में बढ़ते हुए मिडिल क्लास के भीतर अमीरों के लिए नफरत भरने का ये प्रयास है। पर इससे बहुत आगे के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि किस प्रकार से सनातन को समाप्त करने की बात की गई थी चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के द्वारा। पर चुनाव के बाद इसी देश की संसद से हिंदुओं के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले गए थे। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। क्या लॉजिक या रीजन रहा होगा इसका?
सनातन खत्म, हिंदू को गाली। सरल शब्दों में जो व्यक्ति स्वयं को हिंदू मानता है उसके दिमाग में अपनी इस आइडेंटिटी पर घृणा उत्पन्न हो और वो इस आइडेंटिटी को छोड़कर अपनी जाति की आइडेंटिटी को ही मानने लगे। क्योंकि जब से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है उसी के अराउंड राहुल गांधी की सारी पॉलिटिक्स आ चुकी है। क्योंकि ये व्यक्ति किसी रेलवे एम्प्लॉय से मिल रहा है ना, तो उसमें भी जात पात में बांट रहा है। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा। ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित हो आप। ये व्यक्ति संसद से लेकर सड़क तक और भारत से लेकर यूएस तक केवल जाति पर ही बात कर रहा है। मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। कौन किस जाति का है ये गिनकर आपकी संपत्ति को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बातें की जा रही हैं। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहाँ है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। परंतु ये जातियों की जनगणना केवल हिंदुओं की है। मुस्लिम्स में पसमंदा कितने, अशराफ कितने, देवबंदी बरेलवी कितने, जुलाही कितने, ये कितने, वो कितने, फलाने कितने, ये सब गणना नहीं होगी। क्योंकि मुस्लिम केवल मुस्लिम होगा और इस तरह लगभग 17-18% मुस्लिम देश में बहुसंख्यक हो जाएगा। क्योंकि यादव, राजपूत या ब्राह्मण या मूची पूरे देश में 4-5% से अधिक नहीं है। हाँ, हिंदू अवश्य है और उसी आइडेंटिटी को ये लोग तोड़ रहे हैं। जब इस देश में लगा कि हिंदू आस्थाएं और अस्मिता एकजुट हो रही हैं, तब ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेकर के आए और इन्हें सोचा इस देश को जातियों के आधार पर बांटा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। सरल शब्दों में ये राजनीति है और इस राजनीति में हिंदुओं को जाति, वर्ण, क्षेत्र, रंग, मान्यता, पहनावे, नृत्य, संगीत से लेकर क्षेत्र की भाषा और किस क्षेत्र में कितनी बारिश पड़ती है, किस क्षेत्र में कितना सूखा पड़ता है, उस स्तर तक तोड़े जाने की तैयारी है, इंतजाम है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ऑफिशियली कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी कह चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। बीजेपी एक्चुअली रोज इस घिनौनी राजनीति में फंसती जा रही है। उसके पास आंसर नहीं है इस राजनीति का और इस राजनीति को नाम दिया जा रहा है जितनी आबादी उतना हक। और ये जहरीली राजनीति भारत को तोड़ देगी इतने हिस्सों में कि आप गिन भी नहीं पाओगे। कैसे, वो आगे देखते हैं। तो बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक बंदर और एक राजा की। राजा बंदर को अपना अंगरक्षक बना लेता है और उसके हाथ में तलवार दे देता है। फिर राजा सो जाता है। अब राजा के ऊपर एक मच्छर आके बैठता है और बंदर मच्छर को मारने के लिए तलवार चला देता है। मच्छर का तो पता नहीं, पर राजा जरूर मर जाता है। कुछ ऐसा ही कांग्रेस और राहुल गांधी भारत की जनता के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। कहानी में राजा देश की जनता है और बंदर मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि बेंगलोर की पुलिस आ जाती है। पर ये जो भी हो रहा है ना, ये देश के लिए बहुत घातक है। कैसे, वो अभी बताता हूँ। तो राहुल गांधी आज के समय में जो सबसे बड़ी डिमांड कर रहे हैं वो है जातिगत जनगणना की, जो कि ना अंग्रेज किया करते थे किसी जमाने में। यानी राहुल गांधी के अनुसार अंग्रेज जातिगत जनगणना से देश का भला कर रहे थे, इसीलिए उनकी पॉलिसी वो आज अपनाना चाह रहे हैं। मतलब देश के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई अंग्रेजों ने भारत में क्या किया उससे प्रेरणा ले ले, तो भाई वो इन 3 चीजों में से एक तो जरूर है। या तो वो सही में पप्पू है, या फिर वो बहुत डेंजरस है, या फिर वो डेंजरस पप्पू है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जातिगत गणना से जो होगा ना वो बहुत भयंकर है। उससे क्या होगा वो अभी समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देश में जो मुस्लिम समुदाय है उसकी भी कई जातियां हैं, परंतु उनकी जातिगत जनगणना की कोई बात नहीं करता। मुसलमान यदि एक एंटिटी बन जाएगा, कोई जाति नहीं रहेंगी और बाकी सब जातियों में बट जाएंगे, तो देश हिंदू बहुल नहीं मुस्लिम बहुल हो जाएगा और फिर उन्हीं के हिसाब से रूल्स होंगे, क्योंकि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सिखों, जैन, पारसियों को कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी तो संख्या है ही नहीं। आपकी आइडेंटिटी आपका देश या आपका धर्म नहीं होगा, आपकी जाति होगी और आपको अधिकार लेने के लिए दूसरी जाति से लड़ना होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना ना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पारसियों की हिस्सेदारी भारत देश में 0.06% है, 0.1% से भी कम। और इतनी हिस्सेदारी पर प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए, ना 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 ना। जितनी जिसकी हिस्सेदारी
उतनी उसकी भागीदारी। नहीं मिलेगा भाई साहब। अब हो सकता है कि आपको लग रहा हो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसे ही है, पागलपने में बोल रहा हूँ, पर नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। तो भाई पहला एग्जाम्पल लेते हैं लेबनान का, जहां जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी को इंप्लीमेंट किया गया था। लेबनान 1943 में स्वतंत्र हुआ और वहां पर ईसाई और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या हुआ करती थी, पर मुस्लिम समुदाय कम और ईसाई अधिक हुआ करते थे। तो फिर 1943 में पार्लियामेंट में मुसलमानों को 54 सीट और ईसाइयों को 99 सीट फिक्स कर दी गई। फिर इन दोनों ही मजहबों में जो सब सेक्ट्स थे ना, उनके डिविजन्स हुए। जैसे प्रेसिडेंट जो बनेगा उसको मैरोनाइट क्रिश्चियन ही होना होगा और पार्लियामेंट का जो स्पीकर होगा उसे शिया ही होना होगा। अब ये सारी भागीदारी हिस्सेदारी के अनुसार हो गई, मतलब जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसको उतना रोल मिल गया। फिर मुस्लिम समुदाय ने ना पैलेस्टाइन से लोगों को अपने देश में बुलाना शुरू किया और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती गई। फिर शुरू होती है सिविल वॉर और इस सिविल वॉर में ईसाइयों को भगाया जाता है और 1989 में फिर से जनगणना होती है और उस जनगणना का जो रिजल्ट होता है ना, उसी के अनुसार पार्लियामेंट्स की सीट्स को डिसाइड किया जाता है। अब ईसाई और मुस्लिम समुदाय दोनों को 64 सीट मिलती हैं क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या तो अब बढ़ गई थी। और फिर उसके बाद एक खतरनाक खेल शुरू होता है। आज लेबनान पूर्णतः एक मुस्लिम बहुल देश हो चुका है। आज एक मैरोनाइट क्रिश्चियन को सपोजिटली लेबनान का प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन वहां इस कम्युनिटी का कोई बचा ही नहीं, तो प्रेसिडेंट कैसे होगा कोई। आज एक शिया को सपोजिटली लेबनान का स्पीकर होना चाहिए, पर जब कोई शिया वहां पर बचा ही नहीं तो कैसे बनेगा कोई शिया वहां का प्रेसिडेंट। यही ना भारत का भी फ्यूचर है अगर यही राजनीति चलती रही तो। अब एक एग्जाम्पल से तो बात बनेगी नहीं, दूसरा देता हूँ, रवांडा का। 1918 में बेल्जियम ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और देश के लोगों को 3 जातियों में बांट दिया। एक थी हुतुस, दूसरी थी तुत्सी और तीसरी थी तोवा। फिर बेल्जियम ने उन्हें अधिकार उनकी जातियों के आधार पर बांटना शुरू किया, जो जितना ज्यादा उसको उतने अधिक अधिकार। हुतुस सबसे अधिक थे तो भाई उनको सबसे अधिक अधिकार मिले, और तुत्सी उनसे कम थे तो उनको उनसे कम मिले, और तोवा सबसे कम थे तो उनको सबसे कम अधिकार मिले। अब तुत्सी हुतुस समुदाय से लड़ रहे थे क्योंकि उनको अधिकार अधिक मिल रहे थे। वो सपोजिटली उन्हें बेल्जियम से लड़ना चाहिए था, पर नहीं, वो आपस में लड़ रहे थे और बेल्जियम आराम से राज कर रहा था। जातीय घृणा भयंकर रूप से बढ़ चुकी थी। फिर 1962 में रवांडा स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन अब रवांडा में जातीय संघर्ष आम था। चुनाव तो होते थे पर आपस में लड़ाई चलती रहती थी। 1973 में रवांडा के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो हैबी अरमानिया बन जाते हैं और वो एक हुतुस होते हैं। फिर 1994 में उनकी एक प्लेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और हुतुस को लगता है कि तुत्सियों ने हैबी अरमानिया को समाप्त कर दिया है। बस फिर क्या था, दोनों समुदाय आपस में ऐसे भिड़े कि विश्व ने अपने सबसे बड़े नरसंहारों में से एक नरसंहार को देखा। ये जो राजनीति आज भारत में चल रही है ना, ये आपको और हमको वहीं ले जा रही है जहां रवांडा था या फिर लेबनान था। और जो आदमी ये काम कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है, वो पप्पू तो है, पर उससे ये जो काम करा रहा है वो बहुत डेंजरस है। इसीलिए आज पप्पू डेंजरस है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और अपने परिवार और मित्रजनों को भी जागरूक करेंगे। हमें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं और ये सपोर्ट जो है वो वांछनीय भी है। और जो वीडियो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ना भाई, वो तो अवश्य देखिए क्योंकि वो आपको और आगे की जानकारी देगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।